नमस्कार दोस्तों, एडुपिक्सेल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी की किताब ह्यूमन ज्योग्राफी के उन सभी ज़रूरी फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिहाज से वाकई बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल है क्या चीज़? देखिए, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश सबसे पहले मशहूर भूगोलवेत्ता रैट्ज़ेल ने की। उन्होंने कहा कि ये मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब यहाँ ये जो शब्द है ना, संश्लेषित, ये बहुत खास है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव भूगोल सिर्फ अलग-अलग चीज़ों को देखता नहीं, बल्कि उन सबके बीच के कनेक्शन को जोड़कर एक पूरी बड़ी पिक्चर हमारे सामने रखता है। फिर आए एलन सी सैंपल और उन्होंने इस आइडिया में एक और डायनामिक लेयर जोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब ये रिश्ता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है, इसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है। पृथ्वी भी बदल रही है और इंसान भी लगातार कुछ न कुछ कर रहा है। और फिर पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने इस बात को और भी गहराई दी। उन्होंने इसे एक ऐसी संकल्पना या कॉन्सेप्ट बताया जो भौतिक नियमों और उस पर रहने वाले जीवों के बीच के संबंधों के गहरे संश्लेषित ज्ञान से पैदा होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मानव भूगोल असल में हम इंसानों और हमारे प्लैनेट के बीच के उस कॉम्प्लेक्स और हमेशा बदलते रिश्ते को समझने की एक कोशिश है। अच्छा, अब इस रिश्ते को समझने के लिए ना ज्योग्राफर्स के बीच 3 बड़ी विचारधाराएं सामने आईं, और मजे की बात यह है कि ये अक्सर एक दूसरे से एकदम अलग थीं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ 2 बिल्कुल आमने सामने वाले विचार हैं। एक तरफ है पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसका मानना है कि भाई प्रकृति ही बॉस है, वही सब कुछ तय करती है। जैसे पुराने आदिम समाज होते थे जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे, इसे ही कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। वहीं दूसरी तरफ है संभववाद। ये कहता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान प्रकृति की दी हुई संभावनाओं का इस्तेमाल करता है और अपनी एक अलग दुनिया बनाता है। मतलब वो आवश्यकता की अवस्था से निकलकर स्वतंत्रता की अवस्था में पहुंच जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर सही कौन है, प्रकृति या इंसान? इसी बड़ी बहस के बीच ग्रिफिथ टेलर एक तीसरा रास्ता लेकर आए, एक मध्यम मार्ग जिसे कहा गया नवनिश्चयवाद। ये एक तरह से दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी, और टेलर ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया रुको और जाओ निश्चयवाद के कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह। आइडिया बड़ा सिंपल है। सबसे पहले रुको और प्रकृति के तौर तरीकों को, उसके नियमों को समझो। फिर सोचो कि विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं और उनके क्या नतीजे हो सकते हैं। और जब ये सब कर लो तब जाओ, यानी ऐसा विकास करो जो सस्टेनेबल हो, जो पर्यावरण को बर्बाद न करे। सीधी सी बात है, न तो प्रकृति के गुलाम बनना है और ना ही उसका अंधाधुंध शोषण करना है। तो ये तो हुई विचारधाराओं की बात। अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ ये सब्जेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे बदला और विकसित हुआ। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरुआत हुई उपनिवेश काल में, जब खोज और नए नए इलाकों का एनालिसिस ही सब कुछ था। 1930 के आते आते फोकस इस बात पे चला गया कि हर रीजन अपने आप में यूनिक क्यों है। फिर आए 50 और 60 के दशक और साथ में आई मात्रात्मक क्रांति। इसमें डेटा और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भूगोल को ज्यादा साइंटिफिक बनाने की कोशिश हुई। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। 1970 के दशक में लोगों को लगा कि इसमें से इंसानियत तो गायब ही हो गई है, तो मानवतावादी सोच वापस आई। और 90 के दशक तक तो मामला उत्तर आधुनिकतावाद तक पहुंच गया, जिसने ये कहना शुरू कर दिया कि कोई भी एक बड़ी थ्योरी सब कुछ नहीं समझा सकती। ये जो 1970 का दशक था ना, ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। मात्रात्मक क्रांति के सिर्फ नंबर और डेटा वाले अप्रोच से लोग खुश नहीं थे। इसके जवाब में 3 नए स्कूल ऑफ थॉट सामने आए। पहला, कल्याणपरक या मानवतावादी, जिसका फोकस था सामाजिक कल्याण पर, जैसे घर, स्वास्थ्य, शिक्षा। दूसरा था आमूलवादी, जिसने गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं को समझने के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। और तीसरा था व्यवहारवादी, जिसने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पर्सनल अनुभव और हमारा सामाजिक बैकग्राउंड दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदलता है। इन सभी बदलावों और बहसों का नतीजा ये हुआ कि आज ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत ही रिच और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बन चुका है।
चलिए इसके कुछ मेन एरियाज पर नजर डालते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अकेला नहीं चलता। इसकी हर ब्रांच, हर शाखा किसी न किसी दूसरे सोशल साइंस से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जैसे सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से जुड़ा है, राजनीतिक भूगोल राजनीति विज्ञान से, और आर्थिक भूगोल का सीधा कनेक्शन अर्थशास्त्र से है। ये दिखाता है कि इंसानी जिंदगी को अगर सच में समझना है तो हमें अलग अलग नजरियों को साथ लेकर चलना होगा। तो हमने परिभाषाएं भी देख लीं, बड़ी बड़ी बहसों को भी समझ लिया और ह्यूमन ज्योग्राफी के इतिहास का सफर भी तय कर लिया। अब इस पूरे डिस्कशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करे। तो एक आखिरी सवाल सोचते हैं। हमने संभववाद में देखा था कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इंसानों को प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ने का मौका दिया। आज इस डिजिटल दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी तो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या आज की ये टेक्नोलॉजी इंसानों और पर्यावरण के उस हजारों साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर से एक बिल्कुल ही नए तरीके से रीडिफाइन कर रही है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगला चैप्टर है वैश्विक जनसंख्या की कहानी को समझना। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये तो हमारी अपनी कहानी है। हम कहाँ रहते हैं, हमारी गिनती कैसे बढ़ती है, और ये सब कुछ हमारे आने वाले कल के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाकई चौंकाने वाला है। दुनिया की 90% आबादी, सोचिए जरा, सिर्फ 10% जमीन पर रहती है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी दुनिया बहुत ही असंतुलित है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही पता लगाएंगे कि भाई ऐसा है क्यों, हमारी संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है और भविष्य में क्या हो सकता है। अब इस पूरी असमानता को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा आसान और पावरफुल टूल। जैसा यहां बताया गया है, ये बस ये नापता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इससे हमें एक साफ तस्वीर मिल जाती है कि कोई इलाका कितना खचाखच भरा है, जैसे कोई बड़ा शहर, या फिर कितना खाली है, जैसे कोई बड़ा सा रेगिस्तान। बस इसी एक आंकड़े से हम दुनिया भर में इंसानी बस्तियों के पैटर्न को समझना शुरू कर सकते हैं। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, उत्तर पूर्वी अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इलाके जहां खूब आबादी है, वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। फिर आते हैं पश्चिमी चीन जैसे मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, और आखिर में ध्रुवीय क्षेत्र या रेगिस्तान, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक इंसान भी मुश्किल से मिलेगा। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का नक्शा इतना ऊंचा नीचा क्यों है? लोग कुछ जगहों पर ही क्यों रहना चाहते हैं और दूसरी जगहों से दूर क्यों भागते हैं? इसका जवाब कई चीजों में छुपा है, जिन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जमीन खुद हमें बुलाती है। जैसा कि यहां दिख रहा है, पहली और सबसे जरूरी चीज है पानी। ताज़ा पानी के बिना जीवन संभव नहीं, इसीलिए तो सारी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदी घाटियों के पास ही बसीं। फिर बात आती है जमीन के आकार की। खेती करने, घर बनाने, सड़कें बिछाने के लिए पहाड़ों से बेहतर तो समतल मैदान ही होते हैं। फिर चाहिए उपजाऊ मिट्टी, जो एक बड़ी आबादी का पेट भर सके, और हाँ, एक अच्छा मौसम, जहां न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा सर्दी। यह हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। लेकिन बात सिर्फ जमीन और मौसम तक ही नहीं रुकती। हम इंसान खुद अवसर बनाते हैं। जहां खनिज मिलते हैं, जैसे जाम्बिया की कॉपर बेल्ट, वहां माइनिंग इंडस्ट्री लोगों को काम देती है। जहां इंडस्ट्री लगती है, जैसे जापान का कोबे ओसाका इलाका, वो जगह लोगों के लिए एक चुंबक बन जाती है। इसके अलावा शहर तो हैं ही, जो बेहतर नौकरी, पढ़ाई और हेल्थ केयर का वादा करते हैं, और कभी-कभी ये सांस्कृतिक या धार्मिक जुड़ाव होता है जो लोगों को वाराणसी या जेरूसलम जैसी जगहों पर खींच लाता है। अब आबादी के इस नक्शे को बदलने वाली एक और बड़ी ताकत है माइग्रेशन, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है जो 2 बिल्कुल उल्टी ताकतों से चलती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है धकेलने वाले कारक या पुश फैक्टर्स, जैसे बेरोजगारी, राजनीतिक अशांति या कोई प्राकृतिक आपदा। ये वो चीजें हैं जो लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। और दूसरी तरफ है खींचने वाले कारक या पुल फैक्टर्स, जैसे बेहतर नौकरी, शांति और सुरक्षा, जो उन्हें किसी नई जगह की ओर आकर्षित करते हैं। यही धक्का और खिंचाव इंसानों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी कहानी बताता है। चलिए
अब इस बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं और इस पर ध्यान देते हैं कि पृथ्वी पर कुल लोगों की संख्या समय के साथ कैसे बदलती है। किसी भी जगह की आबादी में बदलाव सिर्फ 3 चीजों से होता है: जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन। जन्म को हम क्रूड बर्थ रेट से नापते हैं, मतलब एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए। वैसे ही मृत्यु को क्रूड डेथ रेट से नापा जाता है। और तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन, जिसमें 2 बातें हैं: इमिग्रेशन यानी लोगों का देश में आना, और एमिग्रेशन यानी लोगों का देश से जाना। बस इन्हीं तीनों का जोड़ घटाव तय करता है कि आबादी बढ़ेगी, घटेगी या वैसी ही रहेगी। ये टाइमलाइन जनसंख्या बढ़ने की एक धमाकेदार कहानी बताती है। जरा ध्यान दीजिए, इंसानियत को 1 अरब तक पहुंचने में लाखों साल लग गए, जो हुआ साल 1804 में। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, सिर्फ 123 सालों में हम 2 अरब हो गए, और 5 से 6 अरब होने में सिर्फ 12 साल, मतलब आबादी के 2 गुना होने का समय लगातार घटता गया, जो दिखाता है कि हाल के इतिहास में कितनी जबरदस्त तेजी आई है। तो सवाल है, अचानक ऐसा क्या हो गया? जवाब है औद्योगिक क्रांति। इसने सब कुछ बदल दिया। बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर खेती और सबसे जरूरी मेडिकल साइंस और साफ सफाई में जो तरक्की हुई, उसने मृत्यु दर को बहुत तेजी से नीचे ला दिया, और इसी वजह से जनसंख्या में ये जबरदस्त उछाल आया। अब इस पूरी यात्रा को समझने और ये अंदाजा लगाने के लिए कि हम जा किधर रहे हैं, एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी है। इसे कहते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो ये थ्योरी है क्या? असल में ये एक मॉडल है जो बताता है कि जैसे जैसे कोई देश खेतीबाड़ी वाले समाज से एक इंडस्ट्रियल समाज बनता है, उसकी जनसंख्या कैसे बदलती है। ये कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक तय पैटर्न है। इसे आप जनसंख्या के विकास का एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं, जिससे लगभग हर देश गुजरता है, बस सबकी रफ्तार अलग अलग होती है। ये पूरी यात्रा आमतौर पर 3 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी, इसलिए आबादी या तो धीरे धीरे बढ़ती है या स्थिर रहती है। दूसरे स्टेज में हेल्थ सर्विसेज बेहतर होने से मृत्यु दर तो तेजी से गिर जाती है, लेकिन जन्म दर ज्यादा ही बनी रहती है। यही वो स्टेज है जहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट होता है। और आखिर में तीसरे स्टेज में जब समाज और शिक्षित और शहरी हो जाता है, तो जन्म दर भी नीचे आ जाती है, जिससे आबादी या तो स्थिर हो जाती है या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। वैसे ये विचार कोई नया नहीं है। 1793 में ही थॉमस माल्थस ने ये चेतावनी दे दी थी। उनका कहना था कि आबादी बढ़ने की रफ्तार हमेशा जमीन की खाना पैदा करने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज होगी, और इसका नतीजा भुखमरी और बीमारियों के रूप में सामने आएगा। और माल्थस की यही चेतावनी आज भी उतनी ही सच लगती है। तो सबसे अहम सवाल यही है, जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है और देश इस डेमोग्राफिक सफर से गुजर रहे हैं, क्या हमारे प्लैनेट के संसाधन हमारा साथ दे पाएंगे? यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। इंसानियत के तौर पर हम जिस रास्ते पर हैं, वो हमें एक टिकाऊ संतुलन की तरफ ले जाएगा, या फिर हम संसाधनों की कमी के एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगला चैप्टर रहे, अगर किसी देश को समझना है, उसकी कहानी जाननी है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इकोनॉमी नहीं, बल्कि उसके लोग, उसकी जनसंख्या। और इसी जनसंख्या को हम एक ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि कोई देश आज कहाँ खड़ा है और कल कहाँ जाने वाला है। तो ये जनसंख्या संरचना या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है क्या चीज़? सोचिए, ये किसी आबादी का एक तरह का एक्सरे है। इससे पता चलता है कि वहाँ कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ रहते हैं, गांव में या शहर में, क्या काम करते हैं, और हाँ, कितने पढ़े लिखे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से तो लोगों के अलग अलग ग्रुप बनते हैं, है ना? तो इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहला, सबसे ज़रूरी पन्ना है जेंडर इक्वेशन का, मतलब लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, पर यकीन मानिए ये किसी भी समाज की सेहत बताने वाला एक बहुत बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर हम पूरी दुनिया का एवरेज निकालें तो हर 1000 पुरुषों पर आपको मिलेंगी 990 महिलाएं। ठीक है, तो ये हमारा बेसलाइन हो गया। पर अब असली कहानी शुरू होती है जब हम देखते हैं कि ये नंबर दुनिया के अलग अलग कोनों में कितना ज्यादा बदल जाता है। जैसे कि लातविया को देखिए, यहां दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। हर 1000 पुरुषों पर सोचिए 1187 महिलाएं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह इतिहास में है, खासतौर पर दूसरा विश्व युद्ध, जिसने वहां की पुरुष आबादी पर बहुत गहरा असर डाला था।
और अब चलते हैं कहानी के दूसरे छोर पर, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ का आंकड़ा आपको चौंका देगा। हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 468 महिलाएं। इतना बड़ा गैप, ऐसा क्यों? इसकी मुख्य वजह है काम की तलाश में यहाँ आए पुरुष प्रवासी, माइग्रेंट वर्कर्स, जिनकी बहुत बड़ी तादाद इस रेशियो को इतना ज्यादा एक तरफा बना देती है। तो सवाल उठता है कि इन नंबर से फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत गहरा है। जब भी किसी समाज में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से बहुत कम होता है ना, तो ये अक्सर समाज में जड़ जमाए बैठे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव का एक साफ संकेत होता है। ये दिखाता है कि वहां महिलाओं का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब सामाजिक और आर्थिक दर्जा कमजोर है। यहाँ एक और मजेदार बात है, इस रेशियो को नापने का तरीका भी हर जगह एक जैसा नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देश देखते हैं कि 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, लेकिन भारत में हम इसका उल्टा करते हैं। हम देखते हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, जेंडर से आगे बढ़कर अब ब्लूप्रिंट के अगले चैप्टर पर आते हैं, एज सेक्स पिरामिड। ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये एक ग्राफ है, एक विजुअल टूल जो किसी भी देश के पास प्रेजेंट और फ्यूचर की कहानी एक ही तस्वीर में बयां कर देता है। अब इन पिरामिड्स को समझने के लिए पॉपुलेशन को 3 मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला, 15 से 59 साल वाले। ये हैं देश की वर्किंग पॉपुलेशन जो इकोनॉमी को ड्राइव करती है। फिर आते हैं 60 साल से ऊपर के लोग, हमारी एजिंग पॉपुलेशन, जिन्हें ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है। और आखिर में 15 साल से कम उम्र के बच्चे। ये बताते हैं कि देश की आबादी कितनी युवा है और बर्थ रेट कैसा है। तो पहला पिरामिड देखिए, बिल्कुल एक ट्रायंगल जैसा। इसका बेस यानी निचला हिस्सा बहुत चौड़ा है और ऊपर जाके ये पतला हो जाता है। नाइजीरिया जैसे देशों का पिरामिड ऐसा ही दिखता है। ये चौड़ा बेस साफ साफ बताता है कि यहाँ जन्म दर बहुत ज्यादा है, मतलब आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब ये दूसरा पिरामिड, ये एक घंटी की तरह दिखता है ना, बेल शेप्ड। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर से हैं। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन स्टेबल है, यानी स्थिर हो रही है। ऑस्ट्रेलिया इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और ये रहा तीसरा पिरामिड। इसका बेस देखिए, बिल्कुल सिकड़ा हुआ, संकरा। ये दिखाता है कि जन्म दर बहुत कम हो गई है, इतनी कम कि आबादी या तो घट रही है या बढ़ने की बजाय नेगेटिव में जा रही है। जापान जैसे कई डेवलप्ड देश आज इसी चैलेंज से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उम्र और लिंग की बात कर ली। अब ब्लूप्रिंट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग रहते कहाँ हैं, गांव में या शहर में, और वो काम क्या करते हैं। ये चीजें किसी भी देश के इकोनॉमिक और सोशल पैटर्न को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। वेस्टर्न देशों में गांव के इलाकों में आपको ज़्यादा पुरुष मिलेंगे, क्योंकि वहाँ फार्मिंग काफ़ी हद तक मशीनों पर डिपेंडेंट है। लेकिन भारत या नेपाल जैसे एशियाई देशों में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पुरुष काम के लिए शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, इसलिए आपको शहरों में पुरुषों की तादाद ज़्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं काम की, यानी ऑक्यूपेशन की। किसी भी देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो मोटे तौर पर 4 तरह के सेक्टर्स में काम करती है। पहला है प्राइमरी, यानी खेती, माइनिंग जैसा काम। दूसरा है सेकेंडरी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फैक्ट्री में कार बनाना। तीसरा है टर्शरी, यानी सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, टूरिज्म वगैरह। और चौथा कॉटनरी, ये है नॉलेज सेक्टर, जिसमें साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं। तो इससे पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है, इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में काम करते हैं। सीधी सी बात है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग आपको सर्विस और नॉलेज सेक्टर में ही मिलेंगे। और अब हम आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पन्ने पर। वो है साक्षरता, यानी लिटरेसी। ये वो चाबी है जो किसी भी देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दरवाजे खोलती है। आप सोचिए, किसी देश में कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस देश के ओवरऑल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये सीधे सीधे वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खासकर महिलाओं की सोशल पोजीशन और सबको मिलने वाले एजुकेशनल मौकों को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। हमने इस ब्लूप्रिंट के सारे ज़रूरी हिस्से देख लिए। सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, लोग गांव में रहते हैं या शहर में, वो क्या काम करते हैं, और लिटरेसी रेट। ये सारे टुकड़े मिलकर ही किसी देश की एक पूरी
कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, अगर ये हमारी आबादी का ब्लूप्रिंट है, हमारा नक्शा है, तो इस नक्शे को हाथ में लेकर हम आगे क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चुनेंगे? विकास, डेवलपमेंट, ये एक ऐसा शब्द है जो हम लगभग रोज सुनते हैं, लेकिन जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और बढ़ती हुई इकोनॉमी, है ना? पर क्या यही विकास का असली मतलब है? आज हम इसी सोच पर सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि सच्ची तरक्की का मतलब शायद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, उन्हें आजादी और खुशी देना है। अगला चैप्टर है मानव विकास, और आज हम मिलकर इस शब्द को एक नया मतलब देंगे। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। फिर हम उन दो कमाल के अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे जिन्होंने इस पूरी सोच में क्रांति ला दी। इसके बाद हम विकास की नींव यानी उसके 4 स्तंभों को जानेंगे और देखेंगे कि असल में तरक्की को मापा कैसे जाता है। और आखिर में एक ऐसी वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे जो शायद आपको चौंका दे और देशों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो सबसे पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या पैसे का बढ़ना यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ही डेवलपमेंट है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन असल जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, वृद्धि और विकास में जमीन आसमान का फर्क है। वृद्धि या ग्रोथ बस एक नंबर है, ये मात्रा में बदलाव को दिखाता है, जैसे कि आबादी बढ़ गई या पैसा बढ़ गया। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। लेकिन विकास हमेशा एक पॉजिटिव बदलाव है। ये क्वालिटी की बात करता है, जिंदगी में सुधार की बात करता है। मतलब एक सिर्फ नंबर है तो दूसरा असल जिंदगी का अनुभव। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर की आबादी 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई। ये ग्रोथ है। लेकिन अगर लोगों के रहने के लिए न घर हैं, न पीने के लिए साफ पानी, न ही अच्छे अस्पताल, तो क्या हम इसे विकास कहेंगे? नहीं, ये ग्रोथ तो है, पर बिना डेवलपमेंट के। विकास तो तब होता जब आबादी के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बेहतर होती। तो सवाल ये है कि ये क्रांतिकारी विचार आया कहां से? किसने कहा कि हमें जीडीपी से आगे बढ़कर लोगों के बारे में सोचना चाहिए? तो चलिए मिलते हैं उन दो दूरदर्शी अर्थशास्त्रियों से जिनकी सोच ने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। ये हैं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने विकास की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि विकास का असली मकसद लोगों की चॉइस, उनके विकल्पों को बढ़ाना है। मतलब क्या लोगों के पास एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का विकल्प है? क्या उनके पास अच्छी शिक्षा पाने का विकल्प है? ये पैसों से कहीं आगे इंसान की काबिलियत पर फोकस करता है। और इसी सोच को और भी ताकत दी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। उन्होंने इसे स्वतंत्रता से जोड़ा। उनके मुताबिक सच्चा विकास वो है जो लोगों को उन रुकावटों से आज़ाद करे जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे कि गरीबी, निरक्षरता या बीमारी। पर ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ये जो मानव केंद्रित विकास का आइडिया है, ये 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। यही इसकी नींव है। तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। ये चारों एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। पहला है समता, यानी हर किसी को बराबर मौके मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। दूसरा है सततता, मतलब हम आज मौकों का इस्तेमाल ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर बचे रहें। तीसरा है उत्पादकता, यानी लोगों की सेहत और शिक्षा में निवेश करना ताकि वे देश के लिए ज्यादा योगदान दे सकें। और चौथा और सबसे जरूरी, सशक्तिकरण, यानी लोगों को इतनी ताकत देना कि वे अपने फैसले खुद ले सकें। अब कमाल की बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल में बदल दिया गया, जिससे आज दुनिया भर के देशों की असली तरक्की को मापा जाता है। साल 1990 ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट निकाली। इस एक रिपोर्ट ने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम देशों की सफलता को कैसे देखते हैं। अब फोकस सिर्फ जीडीपी पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर आ गया था। और इसे मापने के लिए 2 खास इंडेक्स बनाए गए। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला है मानव विकास सूचकांक या HDI। ये हमारी उपलब्धियों को मापता है, जैसे कि देश में स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा का स्तर क्या है। वहीं दूसरी तरफ है मानव गरीबी सूचकांक या HPI। ये हमारी कमियों को दिखाता है, जैसे कितने लोग पढ़ लिख नहीं पाते या कितनों को साफ पानी नहीं मिलता। मतलब एक बताता है कि हम कितना आगे आए हैं और दूसरा याद दिलाता है कि अभी कितना सफर बाकी है।
और कुछ देश तो इस सोच को एक कदम और आगे ले गए हैं। भूटान एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। वो अपनी तरक्की को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी जीएनएच से मापते हैं। मतलब उनके लिए देश की दौलत से ज्यादा जरूरी देश के लोगों की खुशी है ना कमाल की बात। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब हम देशों को उनकी तिजोरी के आकार से नहीं बल्कि मानव विकास के इस नए चश्मे से देखते हैं तो दुनिया की पूरी रैंकिंग ही बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नतीजे आपको हैरान कर सकते हैं। ये आंकड़े दुनिया की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। लगभग 57 देश हैं जहां मानव विकास का स्तर काफी ऊंचा है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या यानी 88 देश अभी भी बीच में है और 32 देश तो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। ये दुनिया में मौकों की कितनी गहरी असमानता है, ये साफ दिखाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये जरूरी नहीं है कि जो देश बहुत बड़ा या बहुत अमीर है वहां के लोग भी बहुत खुशहाल हों। असल में मानव विकास का स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई सरकार अपने लोगों की सेहत और शिक्षा पर कितना खर्च करती है, ना कि इस बात पर कि उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है श्रीलंका और भारत की तुलना। भारत की इकोनॉमी श्रीलंका से कई गुना बड़ी है, फिर भी मानव विकास की रैंकिंग में श्रीलंका भारत से आगे है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोगों की भलाई पर ध्यान देने वाली नीतियां किसी देश की आर्थिक ताकत से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी भी देश को विकसित कहने का असली पैमाना क्या होना चाहिए? हमें क्या मापना चाहिए? उस देश के खजाने का आकार या फिर उस देश के नागरिकों की मुस्कुराहट, उनकी सेहत और उनकी आज़ादी? सोचिएगा जरूर। अगला चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि प्राथमिक क्रियाएं। ये वो सारे काम हैं जो सीधे सीधे हमारी धरती से जुड़े हुए हैं, मतलब जमीन, पानी, पेड़ पौधे और जमीन के नीचे दबे खनिजों से। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव कैसे हैं। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सारे काम हैं जिनमें हम सीधे प्रकृति से कुछ लेते हैं। जरा सोचिए, एक किसान जो खेत में अनाज उगाता है, एक मछुआरा जो नदी या समंदर से मछली पकड़ता है, या फिर वो मजदूर जो खदान से कोयला निकालता है। ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज ही हैं। और सच तो यह है कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज इन्हीं पर टिकी हुई हैं। और हाँ, एक बड़ी मजेदार बात, इन कामों से जुड़े लोगों के लिए ना एक खास नाम है, रेड कॉलर वर्कर्स। अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनका काम ज्यादातर बाहर खुले में होता है, धूप में, बारिश में, प्रकृति के बीच। तो ये नाम उनके काम की मेहनत और उसकी प्रकृति को दिखाता है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। हमारी आर्थिक कहानी की जो शुरुआत हुई ना, वो इंसान की सबसे पहली और बुनियादी गतिविधि से हुई थी, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना। आप सोचिए, हजारों हजारों सालों तक इंसान के जीने का यही एकमात्र तरीका था। तो शुरुआती इंसानी समाज इसी तरह अपना गुजारा चलाता था, खासकर उन जगहों पर जहां मौसम बहुत ही मुश्किल होता था, जैसे कि बर्फीले इलाके या घने जंगल। अब जाहिर है, इसमें कोई बड़ी बड़ी मशीनें या बहुत सारा पैसा तो लगता नहीं था, बस प्रकृति का ज्ञान और मेहनत। इसी वजह से इससे बस पेट भर पाता था, कोई बड़ी बचत या व्यापार नहीं हो पाता था। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज के दौर में चीज़ों को इकट्ठा करने का जो कमर्शियल काम है वो लगभग खत्म सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास लैब में बने सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जो चीज़ें पहले लोगों को जंगलों से ढूंढ कर लानी पड़ती थीं, अब वो फैक्ट्रियों में बन जाती हैं। इससे हुआ ये कि पारंपरिक संग्रहकर्ताओं का काम बाजार में अब उतना ज़रूरी नहीं रहा। अच्छा, तो शिकार और संग्रह के बाद इंसान ने अगला बड़ा कदम क्या उठाया? भाई, उसने जानवरों को पालना सीखा और बस यहीं से पशुचारण यानी जानवरों को चराने की शुरुआत हुई। और देखते ही देखते जो कभी सिर्फ एक साधारण सी जीवन शैली थी, वो आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। पशुचारण में एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं ऋतु प्रवास या ट्रांसहुमेंस। जरा कल्पना कीजिए हिमालय के गुज्जर बकरवाल लोगों की। वो हर साल मौसम के हिसाब से एक शानदार सफर पर निकलते हैं। जैसे ही गर्मियां आती हैं, वो अपने जानवरों के झुंड को लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के हरे भरे मैदानों में चले जाते हैं, और जब बर्फबारी शुरू होने वाली होती है तो वापस नीचे घाटियों में लौट आते हैं। कमाल का तालमेल है ये प्रकृति के साथ। अब देखिए, पशुचारण के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं।
एक तरफ तो है पारंपरिक चलवासी पशुचारण, जहां चरवाहे सिर्फ अपने गुजारे के लिए जानवरों के साथ यहां से वहां घूमते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मॉडर्न कमर्शियल पशुपालन, जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड उद्योग है। इसमें बड़े बड़े फार्म्स पर साइंटिफिक तरीकों से एक ही तरह के जानवर पाले जाते हैं और मकसद सिर्फ एक होता है, मुनाफा कमाना। और अब बात करते हैं उस प्राइमरी एक्टिविटी की जिसने तो इंसानी सभ्यता का नक्शा ही बदल कर रख दिया, और वो है खेती यानी कृषि। आज भी अगर देखें तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी सीधे तौर पर खेती पर ही निर्भर है। खेती की जो सबसे शुरुआती शक्ल थी वो थी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। भारत में इसे झूम खेती भी कहते हैं। इसमें होता क्या था कि किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जला देते थे। जो राख होती थी वो खाद का काम करती थी। कुछ साल वहां खेती की और जब मिट्टी की ताकत कम हो गई तो उस जमीन को छोड़कर कहीं और चले गए ताकि प्रकृति उस पुरानी जगह को फिर से ठीक कर सके। देखिए, खेती का मतलब सिर्फ एक ही तरह की खेती नहीं होता, इसके कई रूप हैं। जैसे गहन निर्वाह कृषि, इसमें एक छोटा सा परिवार अपने छोटे से खेत पर बस अपने खाने पीने लायक ही अनाज उगाता है। फिर है रोपण कृषि, जहां चाय या कॉफी के बड़े बड़े बागान होते हैं और सारी फसल सिर्फ बेचने के लिए होती है। एक है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, जिसमें हजारों एकड़ के खेतों पर बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। और फिर आती है मिश्रित कृषि, जहां फसलें उगाने के साथ साथ जानवर भी पाले जाते हैं। दुनिया में एक कोना ऐसा भी है जो अपनी खास तरह की खेती के लिए मशहूर है, वो है भूमध्य सागरीय इलाका। वहां की धूप और मौसम खट्टे फलों जैसे कि संतरे और नींबू के लिए, और सबसे ज्यादा दुनिया के बेहतरीन अंगूरों के लिए एकदम परफेक्ट है। और अंगूर की ये जो स्पेशल खेती है ना, इसे विटिकल्चर कहते हैं। ये भूमध्य सागरीय कृषि की जान है, समझिए। और वहाँ जो बढ़िया क्वालिटी के अंगूर उगते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया की कुछ बेहतरीन वाइन बनाने में इस्तेमाल होता है। कभी सोचा है कि बड़े बड़े शहरों में रोजाना ताज़ी सब्जियां और फल पहुंचने कैसे हैं? इसके पीछे ना दो बड़े स्मार्ट तरीके काम करते हैं। एक है मार्केट गार्डनिंग, इसमें शहरों के बिल्कुल पास में ही फल, सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं। दूसरा है ट्रक फार्मिंग, इसमें दूर के खेतों से सब्जियों को ट्रकों में भरकर रात भर में सीधा शहर की मंडियों तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि सुबह जब हम उठें तो सब कुछ ताज़ा मिले। और अब आते हैं हमारी आखिरी प्राइमरी एक्टिविटी पर, और वो है खनन यानी माइनिंग। मतलब धरती के अंदर जो खजाना छिपा है उसे बाहर निकालना। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है तब से खनिजों के लिए हमारी भूख बढ़ती ही गई है, और इसने सच में दुनिया को बदल दिया है। अब जमीन से ये खजाना निकालने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं, और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। जब खनिज जमीन की सतह के पास ही मिल जाता है तो धारातीय खनन किया जाता है। ये काफी आसान और सस्ता पड़ता है। लेकिन जब खजाना बहुत गहराई में दबा हो तो शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है, जिसमें गहरी सुरंगें खोदी जाती हैं, और ये काम बेहद महंगा और खतरनाक होता है। लेकिन आजकल ना माइनिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो अमीर और विकसित देश हैं, वो धीरे धीरे खनन से पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां मजदूरी बहुत महंगी है और पर्यावरण के नियम भी बहुत सख्त हैं। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि खनन का सारा बोझ अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील देशों पर पड़ता जा रहा है। और ये बदलाव हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक हर चीज के लिए खनिजों की जरूरत है। तो अगर विकसित देश खनन नहीं करना चाहते तो भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी की जो बढ़ती हुई मांग है, उसे पूरा करने के लिए ये जरूरी संसाधन आखिर आएंगे कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबका भविष्य तय करेगा। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब आखिर बनते कैसे हैं? ये सारी कहानी शुरू होती है द्वितीयक क्रियाओं से। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कच्चे माल को उन चीजों में बदल देती है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसी कमाल की दुनिया को जरा और करीब से समझते हैं। तो अगला चैप्टर है, और हाँ, तैयार हो जाइए, हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि चीजें कैसे बनती हैं। मतलब बिल्कुल कच्चे माल से लेकर उन चीजों तक जो हमारे हाथ में आती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सब वैल्यू ऐड करने के बारे में है। सोचिए, एक किसान कपास उगाता है ना? लेकिन जब उसी कपास से धागा बनता है और फिर उससे एक टी-शर्ट बनती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। बस यही है द्वितीय क्रिया, जैसे कच्चे लोहे से स्टील बनाना। इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं?
पहले तो आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि फैक्ट्रियां कहाँ लगाई जाती हैं, उद्योगों को अलग-अलग प्रकार में बांटेंगे और दुनिया के कुछ बड़े उदाहरणों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि द्वितीयक क्रियाओं में 3 मुख्य चीजें आती हैं: विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। यही तीनों मिलकर हमारी आज की दुनिया की नींव रखते हैं। तो आखिर आज के कारखानों में ऐसा क्या खास है जो उन्हें पहले के जमाने से अलग बनाता है? चलिए उन मेन बातों पर नजर डालते हैं जो आज की इंडस्ट्री को परिभाषित करती हैं। स्पेशल कारीगरों से लेकर ऐसे रोबोट्स तक जो कभी थकते ही नहीं, ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं, और ये सिस्टम दुनिया के कुछ खास हिस्सों में ही केंद्रित हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्थिक कारण है। आपने सुना होगा लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये बात सिर्फ जमीन जायदाद पर ही नहीं बल्कि कारखानों पर भी लागू होती है। तो सवाल ये है कि कोई कंपनी अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री एक जगह पर लगाती है और दूसरी जगह पर क्यों नहीं? देखिए, सारा खेल पैसा बचाने का है। मेन मकसद होता है बनाने की लागत को कम से कम रखना। इसलिए बाजार पास हो, कच्चा माल आसानी से मिले, सस्ते मजदूर मिले और आने जाने के साधन अच्छे हों, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक बड़ी उलझी हुई पहेली को सुलझाने जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद भी है: स्वच्छंद उद्योग। ये वो उद्योग है जो किसी खास कच्चे माल से बंधे नहीं होते, जिससे इन्हें लगभग कहीं भी लगाने की आज़ादी मिल जाती है। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को किसी खान के पास होने की क्या जरूरत है ना? अच्छा, अब जब हमने जगह की अहमियत समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि इन उद्योगों को कितने अलग-अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। उद्योगों को उनके आकार के हिसाब से बांटा जा सकता है। एक तरफ तो वो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं, जहां एक परिवार अपने घर पर ही काम करता है, और दूसरी तरफ है वो विशाल कारखाने जहां हजारों लोग काम करते हैं। एक और तरीका है ये देखना कि वो इस्तेमाल क्या करते हैं। क्या वो खेतों की फसलें हैं, खानों से निकले खनिज हैं, या फिर जंगलों की लकड़ी? ये वर्गीकरण हमें ये समझने में मदद करता है कि वो उद्योग कहाँ से जुड़ा है। और यहाँ पर आउटपुट यानी कि जो सामान बनकर निकलता है, उसके आधार पर एक बहुत बड़ा फर्क है। कुछ उद्योग दूसरी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल बनाते हैं, जैसे कि स्टील, और दूसरे वो सामान बनाते हैं जो हम और आप सीधे दुकान से खरीदते हैं, जैसे बिस्किट। देखिए, इंडस्ट्री कोई रुकी हुई चीज नहीं है। समय के साथ इसमें जबरदस्त बदलाव आए हैं, जो हमें हमारी अगली स्लाइड पर ले जाता है। यहाँ हम 2 अलग-अलग युगों की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ वो पुराने कोयले से चलने वाले स्मोक स्टैक वाले इलाके, और दूसरी तरफ हैं आज के मॉडर्न रिसर्च पर चलने वाले टेक्नोपोलिस, जहां इनोवेशन ही सब कुछ है। जब स्मोक स्टैक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची-ऊंची चिमनियां, उनसे निकलता धुआं और भारी भरकम मशीनें। ये पुराने भारी उद्योगों वाले इलाकों का प्रतीक है। और इसके ठीक उलट हैं टेक्नोपोलिस। इन्हें भविष्य के शहर भी कह सकते हैं। ये इनोवेशन के हब हैं, जहां साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलके अगली बड़ी चीज बनाने में जुटे रहते हैं। चलिए अब आखिर में उन 2 बड़े उद्योगों पर नजर डालते हैं जो हमारी आज की दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। लौह और इस्पात उद्योग को आधारभूत या बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके बिना न हमारे पास गाड़ियां होंगी, न बड़ी इमारतें और न ही पुल। ये बनता कैसे है? कच्चे लोहे को कोयले और चूना पत्थर के साथ एक बहुत बड़ी भट्टी में पिघलाया जाता है और उससे बनता है स्टील। अब बात करते हैं सूती कपड़ा उद्योग की। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो हथकरघा, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दूसरा पावरलूम, जिसमें मशीनों की मदद ली जाती है। और तीसरा मिल सेक्टर, जो बड़े पैमाने पर होता है और जिसमें बहुत पैसा लगता है। अब हो ये रहा है कि सिंथेटिक फाइबर से मिल रही टक्कर और सस्ती लेबर की तलाश में ये पूरी इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। अब ये उन विकासशील देशों की तरफ जा रही है जहां मजदूरी कम है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, भविष्य के उद्योग आखिर दिखेंगे कैसे? क्या वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगे और वो हमारे समाज को किस तरह से बदलेंगे? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। कभी सोचा है कि एक वक्त था जब किसी देश की ताकत उसकी फैक्ट्रियों से निकल रहे धुएं से नापी जाती थी।
मतलब कितनी कारें बनी, कितना स्टील बना। पर आज हमारी दुनिया गूगल के एल्गोरिदम पर, नेटफ्लिक्स की सीरीज पर और एक डॉक्टर की सलाह पर चल रही है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का डीएनए बदलने जैसा है। तो चलिए इसी नई सर्विस और नॉलेज इकोनॉमी की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो ये बदलाव असल में दिखता कैसा है? देखिए, एक तरफ थी वो पुरानी दुनिया जहां हम कार, फर्नीचर, मतलब ऐसी चीजें बनाते थे जिन्हें हम छू सकते थे, और दूसरी तरफ है आज की दुनिया जो उन चीजों पर टिकी है जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर छू नहीं सकते, जैसे कि फोन का सॉफ्टवेयर, कोई ऑनलाइन क्लास या फिर डॉक्टर से मिली सलाह। ये कहानी अब सिर्फ सामान बनाने की नहीं बल्कि अनुभव और समाधान बेचने की है। तो चलिए सबसे पहले सर्विस सेक्टर की बुनियाद को ही समझ लेते हैं। अर्थशास्त्री इसे तृतीय क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। ये वो दुनिया है जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन से बहुत आगे निकल चुकी है। तो ये सर्विस सेक्टर आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो अर्थव्यवस्था है जहां लोग कोई सामान नहीं बल्कि अपनी स्किल, अपना ज्ञान और अपना समय बेचते हैं। जैसे एक प्लम्बर जो पाइप ठीक करता है या एक टीचर जो पढ़ाता है, ये दोनों कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे बल्कि अपनी विशेषज्ञता दे रहे हैं। और बस यही सर्विस इकोनॉमी का दिल है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अमेरिका जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था में 75% से भी ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि देश की ज्यादातर वर्कफोर्स अब फैक्ट्री में नहीं बल्कि ऑफिस, हॉस्पिटल और स्कूलों में है। ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी बुरी तरह से बदल चुका है। अब बात करते हैं उन सेवाओं की जो इस पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कह सकते हैं कि खून की तरह काम करती हैं। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। व्यापार, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये वो नसें हैं जिनके बिना इकोनॉमी का पहिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। सोचिए, एक फोन फैक्ट्री से निकलकर हम तक पहुंचता कैसे है। इसकी यात्रा में 2 बड़े पड़ाव होते हैं। पहला है होलसेल या थोक व्यापार, जहां कंपनियां हजारों लाखों फोन बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती हैं। फिर आता है रिटेल यानी फुटकर व्यापार, जब वही फोन दुकान से या ऑनलाइन स्टोर से सीधा हम तक पहुंचता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या हो अगर हम कहें कि दिल्ली से मुंबई की दूरी 1400 किलोमीटर नहीं बल्कि 2 घंटे हैं या 5000 रुपए हैं? जी हां, दूरी को सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि समय और लागत में भी मापा जाता है। और इसी को दिखाने के लिए नक्शों पर आइसोक्रोन लाइनें बनाई जाती हैं। ये लाइनें उन सभी जगहों को जोड़ती हैं जहां पहुंचने में एक बराबर समय लगता है ना दिलचस्प? और फिर आया कम्युनिकेशन का धमाका। पहले रेडियो और टीवी थे जो एक साथ लाखों लोगों तक खबर पहुंचा देते थे। फिर मोबाइल फोन और सैटेलाइट्स आए जिन्होंने दुनिया के किसी भी कोने में बात करना चुटकियों का खेल बना दिया। और आखिर में आया इंटरनेट, जिसने तो जैसे पूरी दुनिया को एक ही कमरे में ला खड़ा किया और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब सर्विस इकोनॉमी के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं और शायद पसंद भी करते हैं, टूरिज्म। ये सिर्फ घूमने फिरने से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सर्विस उद्योग है। 25 करोड़। जी हां, दुनिया भर में इतने लोग सीधे तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये तो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंडस्ट्री अकेले दुनिया की कुल जीडीपी में लगभग 40% का योगदान करती है, जो इसे एक जबरदस्त आर्थिक ताकत बनाता है। टूरिज्म का ही एक नया और तेजी से बढ़ता हुआ रूप है मेडिकल टूरिज्म। जरा सोचिए, लोग अब सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि बेहतर और सस्ते इलाज के लिए भी दूसरे देश जा रहे हैं। भारत, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश आज वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट के हब बन चुके हैं, जहां दुनिया भर से मरीज इलाज करवाने आते हैं। अभी तक हमने उन सेवाओं की बात की जो आम हैं। अब चलते हैं सर्विस इकोनॉमी के टॉप फ्लोर पर, जहां काम सिर्फ सर्विस देना नहीं बल्कि ज्ञान बनाना और बड़े बड़े फैसले लेना है। इसे एक वैल्यू लैडर की तरह समझ सकते हैं। पहली सीढ़ी पर हैं वो लोग जो सर्विस लेते हैं, जैसे डॉक्टर या ड्राइवर। दूसरी सीढ़ी पर वो हैं जो नया ज्ञान बनाते हैं, जैसे साइंटिस्ट या रिसर्चर। और सबसे ऊपर की सीढ़ी पर वो लोग हैं जो बड़े फैसले लेते हैं, जैसे किसी कंपनी के सीईओ या देश के नीति निर्माता। तो ये दूसरी सीढ़ी यानी क्वार्टरनरी सेक्टर क्या है? इसे इकोनॉमी का दिमाग कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो जानकारी और ज्ञान के साथ काम करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, साइंटिस्ट्स या डेटा एनालिस्ट्स। इनका काम है नई जानकारी बनाना और उसे दुनिया तक पहुंचाना। और अब सबसे टॉप की सीढ़ी,
यहाँ काम करने वालों को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री या देश के लिए बड़े फैसले लेते हैं। बड़ी कंपनियों के सीईओज, टॉप सरकारी अधिकारी और वो वैज्ञानिक जो नई नीतियां बनाते हैं। एक तरह से ये भविष्य को दिशा देते हैं। तो इस नई सर्विस बेस्ड इकोनॉमी का दुनिया पर असर क्या हो रहा है? देखिए, इसने हमें जोड़ा तो जरूर है, लेकिन साथ ही कुछ नई दरारें भी पैदा की हैं। चलिए इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। इस नई दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है आउटसोर्सिंग। मतलब जब अमेरिका की कोई कंपनी अपना कस्टमर सपोर्ट का काम भारत की किसी कंपनी को दे देती है तो उसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं। ऐसा आमतौर पर लागत घटाने और काम को बेहतर करने के लिए किया जाता है, और इसने पूरी दुनिया में नौकरियों के बाजार को बदल कर रख दिया है। मजे की बात यह है कि आउटसोर्सिंग भी समय के साथ इवॉल्व हुई है। पहले था बीपीओ यानी कॉल सेंटर जैसे काम, जहां फोकस सस्ती लेबर पर था। अब है केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें रिसर्च, डिजाइन और लीगल एडवाइस जैसे हाई स्किल्ड काम आउटसोर्स किए जाते हैं, जहां दिमाग की कीमत है, सिर्फ सस्ते हाथों की नहीं। पर इस चमकती हुई कनेक्टेड दुनिया का एक स्याह पहलू भी है, और वो है डिजिटल डिवाइड। ये एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की ताकत है, और दूसरी तरफ वो जो इससे कोसों दूर हैं। ये खाई सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि एक ही देश के शहरों और गांवों के बीच भी है, जो लाखों लोगों को तरक्की की इस दौड़ में बहुत पीछे छोड़ रही है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब दुनिया की तरक्की का रास्ता सूचना और टेक्नोलॉजी से होकर गुजर रहा है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि कोई भी पीछे न छूट जाए? इस डिजिटल खाई को पाटना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि हमारे साझे भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगला चैप्टर है परिवहन और संचार। पता है, ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ना, ये एक तरह से हमारी दुनिया की नसें हैं। वो आर्टरीज जो सब कुछ कनेक्टेड रखती हैं, जो इसे जिंदा रखती हैं। कभी सोचा है अगर ये ना होती तो हमारी दुनिया आज कैसी दिखती? तो चलिए इस पूरे नेटवर्क को, इन ग्लोबल आर्टरीज को जरा और करीब से समझते हैं। देखो, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है जो हमारी घूमने फिरने की जो बेसिक ज़रूरत है ना, उसे पूरा करती है। और असल में ये वही नींव है जिस पर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो ठीक है, अपना सफ़र शुरू करते हैं ज़मीन से। सबसे पहले बात करते हैं सड़कों और रेलवे की। यही तो वो रास्ते हैं जो सारा सामान, सारी सर्विसेज हम तक पहुंचाते हैं। अब देखें, जमीन पर ट्रांसपोर्ट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, सड़कें और रेलवे। और दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी खासियतें हैं। जैसे छोटी दूरी के लिए सड़कें सबसे किफ़ायती होती है, मतलब घर घर तक सामान पहुंचाने तो रोड्स बेस्ट हैं। लेकिन जब बात आती है बहुत भारी सामान को बहुत लंबी दूरी तक ले जाने की, तो वहां रेलवे का कोई मुकाबला नहीं। ये तो सच में महाद्वीपों की इकोनॉमिक आर्टरीज हैं। और इन इकोनॉमिक आर्टरीज के कुछ एग्जाम्पल्स तो कमाल के हैं। सोचिए, रूस को एक कोने से दूसरे कोने तक चीरती हुई ट्रांस साइबेरियन रेलवे, या फिर पूरे कनाडा को जोड़ने वाली ट्रांस कैनेडियन रेलवे। और हाँ, वो मशहूर ओरिएंट एक्सप्रेस तो याद ही होगी, जो पेरिस से इस्तांबुल तक का एक शाही सफर कराती थी। ये सिर्फ रेलवे लाइंस नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं भाई। और विशाल से मेरा मतलब वाकई विशाल है। अकेले ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई जानते हैं कितनी है? 9,332 किलोमीटर। जरा सोचकर देखिए, ये दुनिया की सबसे लंबी डबल ट्रैक और पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन है, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक। कमाल है। अच्छा, तो जमीन की बात हो गई, अब चलते हैं समंदर की तरफ। पानी पर चलने वाले ये जो बड़े बड़े जहाज हैं ना, असल में ग्लोबल ट्रेड का इंजन यही हैं। सोचिए, जब भारी भरकम सामान को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे तक ले जाना हो, तो समंदर से सस्ता और अच्छा कोई रास्ता है ही नहीं। पर एक मजेदार बात बताऊं? दुनिया का ज्यादातर समुद्री व्यापार बस कुछ ही खास रूट्स पर होता है। इसमें सबसे ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ये अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है, और अकेले, जी हां अकेले, ही दुनिया का 1/4 मतलब 25% फॉरेन ट्रेड संभालता है। ये समंदर का सबसे बिजी हाईवे है, कह सकते हैं। अब इतने लंबे समुद्री सफर को छोटा करने के लिए इंसानों ने भी कमाल के जुगाड़, मतलब शॉर्टकट बनाए हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है पनामा कैनाल। ये सीधे अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ देती है। इसका फायदा, जहाज़ों को साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ता, जो कि 13,000 किलोमीटर का चक्कर है। सोचिए जरा, कितना टाइम और कितना फ्यूल बचता होगा। ठीक है, तो हमने जमीन और पानी दोनों की बात कर ली।
अब टाइम है हवा में उड़ने का। चलिए अब बात करते हैं सबसे फास्ट कनेक्शंस की, यानी हवाई जहाज और पाइपलाइंस की। देखो, जब स्पीड की बात आती है ना, तो एयर ट्रैवल का कोई मैच ही नहीं है। हाँ, मानता हूं ये महंगा है, लेकिन जब कोई बहुत कीमती सामान भेजना हो या कोई ऐसी चीज जो जल्दी खराब हो जाए, तो फिर यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और एक और बड़ी बात, हवाई जहाज उन जगहों तक भी पहुंच सकता है जहां कोई सड़क या पटरी नहीं पहुंच सकती, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या बर्फीले रेगिस्तान। अच्छा, पाइपलाइन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तेल, गैस, है ना? लेकिन जरा ये फैक्ट सुनिए, मजा आएगा। न्यूजीलैंड में खेतों से फैक्ट्रियों तक दूध पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है ना? कमाल की बात। मतलब ये पाइपलाइंस हमारे सोचे से कहीं ज्यादा काम की चीज हो सकती हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे चीजों की, लोगों की, मतलब एटम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। अब बात करते हैं बिट्स की, मतलब आइडियाज और इन्फॉर्मेशन की, जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है। ये है हमारे प्लैनेट का ग्लोबल नर्वस सिस्टम। और इस कम्युनिकेशन की दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदली है, वो तो सच में हैरान करने वाली है। सोचिए, शुरुआत हुई थी तांबे के केबल से, फिर आया ऑप्टिक फाइबर जिसने डेटा स्पीड को एकदम से बढ़ा दिया। उसके बाद सैटेलाइट्स ने तो दुनिया को और भी छोटा कर दिया, और फिर आया इंटरनेट जिसने तो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। पता है सैटेलाइट्स ने सबसे कमाल की चीज क्या की? उन्होंने दूरी को लगभग खत्म ही कर दिया। मतलब अब आप 500 किलोमीटर दूर किसी को फोन करें या 5000 किलोमीटर दूर, खर्चा लगभग बराबर ही आता है। और बस इसी एक वजह से आज पूरी दुनिया में बात करना इतना आसान और इतना सस्ता हो गया है। और बस यहीं से हम एंटर करते हैं साइबर स्पेस में, मतलब हमारा इंटरनेट। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या टूल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहीं फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है और जहां देशों की सरहदों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो हाँ, इंटरनेट ने हमारी दुनिया को सच में एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब फिजिकल और डिजिटल दोनों ही तरह की दूरियां जीरो हो जाएंगी, तब क्या होगा? सोचिए, जब दुनिया असल में पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगी, तब हमारी जिंदगी, हमारा समाज कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है। और अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना पूरी तरह से घुला मिला हुआ है। सुबह की पहली कॉफी से लेकर रात में जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो चलिए आज इस दिलचस्प दुनिया को और करीब से समझते हैं। आज के इस ग्लोबल ट्रेड को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा, इसके इतिहास में झांकना होगा। देखिए, व्यापार कोई आज की चीज नहीं है, ये तो हजारों सालों से हमारी सभ्यता का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। तो कहानी शुरू होती है वस्तु विनिमय प्रणाली से, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, मतलब सामान के बदले सामान। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कतें थीं। तो फिर कौड़ियों और नमक जैसी कीमती चीजों ने पैसे की जगह ले ली। इसी वजह से सिल्क रूट जैसे बहुत लंबे व्यापारिक रास्ते बने। लेकिन इस कहानी का एक काला सच भी है। औपनिवेशिक दौर आया और इंसानों का व्यापार यानी दास व्यापार शुरू हुआ, जो बहुत ही भयावह था। इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति, जिसने व्यापार का पूरा चेहरा ही बदल दिया, और अब कच्चे माल के बदले तैयार माल का व्यापार होने लगा। और यहां एक बहुत मजेदार बात है। जो अंग्रेजी का शब्द है सैलरी, वो असल में लैटिन के सलारियम से आया है। और सलारियम क्या था? ये वो पेमेंट थी जो रोमन सैनिकों को नमक खरीदने के लिए दी जाती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यापार हमारी भाषा और हमारे इतिहास में कितनी गहराई तक समाया हुआ है। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर देश आपस में व्यापार करते ही क्यों हैं? क्या वो अपनी जरूरत की हर चीज खुद नहीं बना सकते? चलिए पता लगाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पीछे असली वजह क्या है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी और सीधी वजह है कि कुदरती संसाधन हर जगह बराबर नहीं है। किसी देश के पास ढेर सारे खनिज हैं, तो किसी के पास ऐसी जलवायु है जहां खास फसलें उग सकती हैं। फिर बात आती है जनसंख्या की, मतलब लोगों की। कुछ कल्चर में खास चीज़ों की डिमांड होती है, जैसे ईरान के खूबसूरत कालीन। आर्थिक विकास का स्तर भी बहुत मायने रखता है। जो कृषि प्रधान देश हैं उन्हें मशीनें चाहिए, और जो औद्योगिक देश हैं वो मशीनें बेचते हैं। और हाँ, विदेशी निवेश और आज की जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, उसने तो इस पूरे खेल को और भी बड़ा बना दिया है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि व्यापार क्यों होता है। तो चलिए अब जरा मॉडर्न ट्रेड के कुछ और ज़रूरी पहलुओं पर नज़र डालते हैं। मतलब कि किन चीज़ों का व्यापार हो रहा है और इसे मापा कैसे जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि व्यापार की बनावट कैसे बदली है।
देखिए, पहले क्या था? कच्चे माल और खेती से जुड़े सामान का ही बोलबाला था। फिर दौर आया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, यानी तैयार माल का। और अब जो चीज़ तेजी से बढ़ रही है वो है सर्विस सेक्टर, जैसे कि घूमना फिरना, ट्रांसपोर्टेशन या दूसरी कमर्शियल सर्विसेज। और इसमें मुनाफा भी खूब है, क्योंकि सेवाएं वजन रहित होती हैं। सोचकर देखिए, एक सॉफ्टवेयर या किसी की सलाह को जहाज में लाद कर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस इंटरनेट से ही भेजी जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, व्यापार की दिशा भी पूरी तरह बदल गई है। एक जमाना था जब विकासशील देश सिर्फ कच्चा माल ही बाहर भेजते थे, लेकिन आज भारत और चीन जैसे देश दुनिया के बाजार में विकसित देशों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लेवल पर होने वाले व्यापार को चलाने के लिए कुछ नियम कानून और संगठन तो चाहिए ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्यापार संतुलन। इसको ना एकदम घर के बजट की तरह समझिए। जब आपका निर्यात यानी जो सामान आप बेच रहे हैं वो आपके आयात यानी जो आप खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं अनुकूल संतुलन। लेकिन जब आप खरीदने ज़्यादा लगें और बेचें कम तो ये एक प्रतिकूल संतुलन बन जाता है और इससे देश का खजाना खाली हो सकता है। अब फ्री ट्रेड से जुड़ा एक बहुत बड़ा खतरा भी है, जिसे डंपिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब कोई देश जानबूझकर अपने किसी सामान को दूसरे देश में उसकी लागत से भी कम दाम पर बेचता है। और ऐसा वो क्यों करता है? ताकि वहां के लोकल मार्केट को पूरी तरह से तबाह कर सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सबसे बड़ा रेफरी है वो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा उठता रहा है कि क्या यह संगठन सच में निष्पक्ष है? WTO की आलोचना अक्सर होती है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि इसके नियम अमीर और विकसित देशों का ही पक्ष लेते हैं। इससे अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही है। इन पर यह भी इल्जाम लगते हैं कि ये लोग सिर्फ व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में स्वास्थ्य, मजदूरों के अधिकार और पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, हमने नियमों और सिद्धांतों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन ये सारा का सारा व्यापार असल में जमीन पर होता कहाँ से है? इसका जवाब है बंदरगाहों से, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के असली गेटवे यानी प्रवेश द्वार हैं। बंदरगाहों को भी ना उनके काम और उनकी जगह के हिसाब से कई तरह से बांटा जाता है। जैसे कार्गो के हिसाब से देखें तो एक होते हैं औद्योगिक बंदरगाह, जहां कोयला और अयस्क जैसा भारी भरकम सामान आता जाता है। दूसरे होते हैं वाणिज्यिक बंदरगाह, जो पैकेज्ड सामान के लिए होते हैं। फिर लोकेशन के आधार पर भी होते हैं। कुछ बंदरगाह नदी पर बने होते हैं, जैसे कोलकाता पोर्ट, तो कुछ गहरे समुद्र में जहां बड़े बड़े जहाज आ सकें। और कुछ के तो खास काम होते हैं, जैसे तेल बंदरगाह या सिंगापुर जैसे आंट्रोपो बंदरगाह। आंट्रोपो का मतलब है कि वो एक ट्रांजिट हब की तरह काम करते हैं। माल वहां उतरता है और फिर सीधे दूसरे देश के लिए भेज दिया जाता है। तो हमने व्यापार के इतिहास से लेकर इसके आज तक का पूरा सफर तय कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका भविष्य क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी और बदलते हुए राजनीतिक समीकरण इसे कोई बिल्कुल नई दिशा देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया का नक्शा तय करेगा।